नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नई रिपोर्ट आई है सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के बारे में। सेबी शेयर मार्केट की नियामक संस्था है। उसका काम है देखना कि किसी कंपनी में आने वाला निवेश पारदर्शी है या नहीं, उसमें किसी गुप्त रास्ते से बेनामी कंपनी और फंड के जरिए निवेश तो नहीं हो रहा, जिसके बारे में पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसका मालिक कौन है और पैसा किसका है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाए हैं उससे यही लगता है कि सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की बरमुडा और मॉरिशस के एक फंड में कथित रूप से हिस्सेदारी है। इस बेनामी फंड का संबंध अदानी समूह के कथित लेन देन से है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक तरह से कहती है कि सेबी का काम था उन आरोपों की जांच करना कि अदानी समूह द्वारा स्टॉक के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि माधवी बुच और उनके पति ने उसी बेनामी फंड में, जिसे ऑफशोर फंड कहा जाता है, हिस्सेदारी ली हुई है, जिसका संबंध कथित रूप से विनोद अदानी से जोड़ा जाता है। हो सकता है इन्हीं कारणों से सेबी ने इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सेबी 1 साल से अदानी मामले की जांच कर रही है। एक मोड़ पर जाकर उसे जांच में कुछ भी नहीं मिला। तो क्या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला? क्या भारत की संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल सकती हैं? माधवी और धवल बुच ने प्रेस में एक बयान जारी किया है कि हम इन आधारहीन आरोपों का मजबूती से खंडन करते हैं। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारे जितने भी निवेश हैं जिन्हें सेबी को बताना होता है, हमने हमेशा बताया है और हमें किसी भी एजेंसी या अथॉरिटी को सभी प्रकार के वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने में कोई हिचक नहीं होगी। उस दौर के भी दस्तावेज देने में जब हम सेबी में नहीं थे और एक निजी नागरिक, प्राइवेट सिटीजन की हैसियत से थे। यही नहीं, पूर्ण पारदर्शिता के लिए हम आने वाले समय में विस्तृत बयान जारी करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग के खिलाफ सेबी ने नोटिस जारी किया है, उसने जवाब में ऐसा चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। तो माधवीपुरी बुच कहती हैं कि प्राइवेट सिटीजन की बात कर रही हैं। क्या इसमें कोई कैच है? इसमें कोई गेम है? आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उन्होंने इन बेनामी फंड में कोई निवेश किया था या नहीं किया था। उनका खंडन आ गया है। जिन पर आरोप लगा है उन्हीं का खंडन है। जांच तो हुई नहीं। अदानी समूह पर आरोप लगा तो इसकी जांच सेबी को करनी थी। अब सेबी की प्रमुख पर आरोप लगा है तो क्या यह खंडन काफी माना जाएगा? तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो। खंडन आने से पहले सेबी ने एक और काम किया। ट्विटर पर सरकारी अकाउंट लॉक कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? सेबी एक सरकारी संस्था है। शनिवार रात को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आती है। जिन पर आरोप लगा है उनका खंडन है। अदानी समूह पर आरोप लगा तो इसकी जांच सेबी को करनी थी। अब सेबी की प्रमुख पर आरोप लगा है तो क्या खंडन काफी होगा? जांच कौन करेगा? आरोप केवल निवेश का नहीं है, यह भी है कि माधवी बुच के पति ब्लैकस्टोन कंपनी में सलाहकार थे और माधवी सेबी की अधिकारी। ब्लैकस्टोन के 2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को शेयर बेचने की अनुमति सेबी देती है। ब्लैकस्टोन दुनिया की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। आरोप लग रहा है और इसकी जांच होनी भी चाहिए कि क्या सेबी ने इस कंपनी को मदद पहुंचाई जिसमें उनके पति सलाहकार थे। क्या यह भी झूठ है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में एक प्रकार का निवेश का जरिया है। निवेश जगत में इसे REIT कहते हैं। भारत में पहली बार 2019 में REIT बनाने की अनुमति दी जाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पर्दाफाश किया है कि अप्रैल 2019 में भारत में लॉन्च होने वाला सबसे पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एम्बेसी ब्लैकस्टोन नाम की फर्म द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इस ब्लैकस्टोन को 3 महीने बाद धवल बुच ने वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया। इसके बाद माधवी बुच जब सेबी में मेंबर थी और उनके पति ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार, तब ब्लैकस्टोन के स्पॉन्सर किए हुए 2 और ट्रस्ट माइंडस्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को सेबी ने पब्लिक IPO लाने की इजाजत दी और ये REIT की नई बनी इन्वेस्टमेंट क्लास में लॉन्च होने वाले दूसरे और चौथे ट्रस्ट बन गए। क्या सेबी और माधवी बुच ने उस कंपनी के लिए रास्ते आसान किए
जिसमें उनके पति सलाहकार थे। कई कॉन्फ्रेंस में माधवी बुच ने जोर देकर कहा है, REIT मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर है, यानी REIT में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, वो भी सेबी प्रमुख होते हुए। लेकिन उस वक्त क्या यह बताया गया कि अगर आप REIT में निवेश करेंगे तो उस कंपनी को भी फायदा होगा जिसमें उनके पति सलाहकार हैं। अब इस बात की जांच तो केवल 2-3 घंटे में हो सकती है और सही निकलने पर माधवी बुच का इस्तीफा हो सकता है। अगर यह सही हुआ तो इसका मतलब सेबी की कोई साख नहीं बची। इस संस्था को कोई भी अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होगा और न जाने कितने लोगों ने मैनेज कर लूटा होगा। इसलिए इसकी जांच 3 घंटे में हो जानी चाहिए कि माधवी बुच के पति ब्लैकस्टोन में सलाहकार थे और उस वक्त माधवी बुच ने ब्लैकस्टोन के 2 REIT को मंजूरी दी थी। माधवी और धवल बुच ने जो बयान जारी किए हैं उसमें इन बातों पर सफाई नहीं है। अगर यह बात सही भी है तो यह हितों के टकराव का भयंकर और आपराधिक मामला है। खंडन आने से पहले सेबी ने ट्विटर पर अपना अकाउंट क्यों लॉक किया, यह भी बड़ा सवाल है। सेबी एक सरकारी संस्था है और शनिवार को रिपोर्ट आती है और उसका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया जाता है ताकि जनता उसके ट्वीट ना पढ़ सके या उसके ट्वीट पर अपनी बात ना लिख सके। यह किसके आदेश पर किया गया था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई? क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? वो रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए लगाया और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए, अपने कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियां बना के विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया, उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बढ़े दामों पे खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद वो शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। माधवी बुच ने कहा है कि कोई भी एजेंसी उनसे जो भी दस्तावेज मांगेगी वो उसे उपलब्ध करा देगी। भारत में एजेंसियों की क्या हालत है आप जानते हैं, लेकिन जांच की नैतिकता दिखावे के लिए ही सही इतना तो कहती है कि पद से इस्तीफा दीजिए और जांच होने दीजिए। उन्होंने खंडन वाले बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकृति का आरोप है उसकी जांच तो उन्हीं तरीकों से होगी जैसे सेबी अन्य मामलों में करती है, क्योंकि आरोप दूसरे देश में टैक्स बचाने या किसी और रास्ते से निवेश करने के अकाउंट खोलने का है। भारतीय समय के अनुसार हिंडनबर्ग ने सुबह 5:30 बजे ही ट्वीट कर दिया कि भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर आने वाली है। तो बहुत अधिक हंगामा नहीं हुआ, लोग मगर इंतजार जरूर करते रहे इस सवाल और संदेह के साथ कि 1.5 साल से इस देश ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर कितना कुछ देखा, अब इसके पास ऐसा क्या नया होगा जिससे हैरानी होगी, सनसनी होगी या कोई बड़ा मामला सामने आएगा।
कुछ भी तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। राहुल गांधी ने हर रैली, हर भाषण में अदानी समूह पर आरोप लगाया। जयराम रमेश ने जेपीसी की मांग और सेबी को लेकर कई बार डिटेल में प्रेस रिलीज जारी की। जब इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हिंडनबर्ग के पास पर्दाफाश करने के लिए क्या बचा होगा। शनिवार दिन भर और शाम तक लोग अटकलें लगाते रहे। पिछले 1.5 साल में अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई खोजी रिपोर्ट आ चुकी है। हर तूफान आया और टकराकर चला गया। भारत की व्यवस्था के पेट में कहां समा गया पता नहीं चला। मगर शनिवार की रात जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उसकी यह रिपोर्ट अदानी मामले से भी ज्यादा सिहरन पैदा कर गई। सेबी की चीफ, जिसका काम है कंपनियों के हिसाब किताब और लेन देन पर नजर रखना, कहां से पैसा लगाया जा रहा है, लगाने वाला कौन है, इसका पता रखना, उसी की मुखिया की भूमिका पर बड़ा सवाल उठ गया।